नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से गहरा संकट गया है और वजह है बढ़ते प्रदूषण। लिहाजा ग्राफ 4 को आज से लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लास का आज से आदेश जारी किया गया है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ही ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की क्लास अब जो जा सकेंगे, बाकियों के क्लास ऑफलाइन होंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। ग्राफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा इसमें की जानी है। ग्राफ 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से क्या होने जा रहा है, इधर ये भी जान लीजिए। ट्रकों की एंट्री पर बैन रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों को एंट्री दी जाएगी। तो आज से ग्राफ 4 दिल्ली के अंदर लागू हो गया है। पर्यावरण की स्थिति को देखिए, जो कि सीरियस कंडीशन में अब पर्यावरण की स्थिति आ चुकी है, लिहाजा ग्राफ 4 को आज से लागू किया गया है। आज पर्यावरण मंत्री 12 बजे भी अहम मीटिंग लेंगे, किस तरह से सख्ती के साथ ग्राफ 4 को लागू किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। ग्राफ 4 लागू होने का मतलब है कि ज्यादातर जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर 50% अपने कर्मचारियों के साथ ही उनका संचालन करना होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। बच्चों की क्लासेस भी अब ऑनलाइन कर दी गई है। 10वीं और 12वीं के ही सिर्फ स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है, ये एक लगातार सरकार के लिए चुनौती। दिल्ली में आपसे कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी है आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, अलग अलग इलाके की जरूर दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन तीनों जगह आपको एक ही चीज कॉमन नजर आ रही है और वो है धुआं। हवा में घुला स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर, एम्स, हर जगह एक जैसा नजारा। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। और प्रदूषण की वजह से एनसीआर का नजारा भी दिल्ली से अलग नहीं है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी गहरा धुंध छाया हुआ है। आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर की 3 तस्वीर आपको हम दिखाने वाले हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर पहली है, दिल्ली की दूसरी तस्वीर है और तीसरी तस्वीर नोएडा की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली एनसीआर के ऊपर धुंध की एक मोटी सी चादर बिछा दी गई होगी। स्मॉग की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो अलग। और दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने के बाद अब सियासत उस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। अगर ग्रैप 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैप 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी। कहां है बायोडिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ? वैसे 23 करोड़ रुपए वाला कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है।
वहीं मणिपुर में हिंसा के हालात पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक करने का फैसला लिया है। इस बैठक में मणिपुर के आला अधिकारी और गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर मामलों के देखरेख कर रहे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति बहाली का खाका किस तरीके से तैयार हो, उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जल्द ही फैसला लिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मणिपुर की शांति बहाली व्यवस्था से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़े आला अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द करके मणिपुर की शांति व्यवस्था से जुड़ी अहम बैठक ली थी। और इस बीच कॉनराड संगमा की अगुवाई वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी ने रविवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पार्टी ने जेपी नड्डा को भेजे गए आधिकारिक पत्र में दावा किया है कि एन वीरेंद्र सिंह सरकार राज्य में संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, इनमें एनपीपी के 7 विधायक हैं। हालांकि एनपीपी के इस कदम से राज्य में सत्ता के अंक गणित पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के बड़े सहयोगी दल के इस कदम से इस बात की ओर इशारा है कि राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया में जो कदम अभी तक उठाए जा रहे हैं उससे फिलहाल बीजेपी के घटक दल संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का ऐसे भी उन लोगों का 32 एमएलए प्लस 5 जो जेडीयू से बीजेपी में मर्ज किया था 37 एमएलए, तो हमें नहीं लगता कि उनका कोई खतरा होगा। मगर हम ऐसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एनपीपी को जो निर्णय लेना थे इस वक्त जिस सिचुएशन में, इसलिए लिया गया। मगर उनके पास समर्थन है उन लोगों का विधायक का या नहीं, वो उनका बीजेपी के अंदर की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिन जो हैं वो पूरे होने लगे हैं। अब ये उत्तर पूरब से जो है समर्थन वापसी की कवायद शुरू हो गई है। अभी तो मणिपुर की सरकार से समर्थन वापस हुआ है, एक उनके सहयोगी दल ने वापस किया है। किसी भी दिन आपको सुनने को मिलेगा कि नीतीश जी ने या चंद्रबाबू नायडू साहब ने, जदयू ने या टीडीपी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है और मोदी सरकार। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा है। रविवार को नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित है। ये अवार्ड दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अपने स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। पीएम मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले नारे को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी का आधिकारिक बयान बताया है। वहीं कंगना रनौत ने जहां योगी के नारे का समर्थन किया है, उधर डिंपल यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है। प्रचार के दौरान बीजेपी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही देश को धोखा देती रही है। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं।
लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, ये ही अंतिम लाइन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का संदेश बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो। आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर रही है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेज पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती हैं। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी विपक्ष का पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को कैलाश गहलोत के रूप में बड़ा झटका लगा। कैलाश गहलोत ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब से कैलाश गहलोत के सारे विभाग मुख्यमंत्री आतिशी के पास रहेंगे। सीएम आतिशी ने इसको लेकर उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। कैलाश गहलोत के पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला बाल विकास विभाग थे, जिनका जिम्मा अब आतिशी के पास होगा। दिल्ली में दरअसल जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले आपको बड़ा झटका लग गया है। इस बीच नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। जिस धमक के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पिछली बार वापसी की थी, उसकी चमक अब फीकी पड़ने लगी है।
मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के आला नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और केस चल भी रहे हैं। इस बीच सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का पार्टी से मोहभंग हुआ और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लेटर भी लिखा। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उधर मंत्री के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम करार दिया है। जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कैलाश गहलोत को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने भी पार्टी का बचाव किया। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने झटके से उबरने की कोशिश भी की और बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा को पार्टी में शामिल कराया। अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि पूर्वांचल के लोग कहाँ रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ज्यादा रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, उनकी लीडरशिप को उभारने का काम किसने किया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। पुराना नाता है। आदमी एकदम भी जब विचार करता है कहता है शायद आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए। कोई लालच थोड़ी ना है। मैं तो विधायक तो पहले भी बन गया था, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष रहा कोहली जी के साथ। कोई लालच नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि अब पूर्वांचल के लोगों का चूरा, दही, चिन्नी, अचार, फुसपा, ठकुआ उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें चाउमीन बर्गर चाहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दंगल में भले ही वक्त हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नेताओं के बयान और भी तेज होंगे, साथ ही पाला बदलने की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदलते मौसम में बीमारी से एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की आखिरकार नींद खुली है। अब चिकित्सा विभाग समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी काकिद्रा गांव में डेरा डाले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। तीन बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन। राज्य सरकार का जिम्मेदारों पर एक्शन। सर्वे के लिए काकिद्रा गांव में पहुंची टीम। सिरोही के काकिद्रा गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। गांव का 2 बार सर्वे हो चुका है, तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन ये सब तब हो रहा है जब गरीब परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिम्मेदार चिकित्सा महकमा और अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पूरे मामले पर अनभिज्ञ होकर बैठा है, जिसका खामियाजा गांव में रहने वाले भानाराम के परिवार को अपने 3 बच्चों की मौत के साथ चुकाना पड़ा। लचर व्यवस्था से नाराज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जयपुर स्वास्थ्य विभाग में आपत्ति जताई। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लिया। पीएमओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
साथ ही मेडिकल स्टेट की टीम गांव में पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है राज्य सरकार ने एक टीम गठित करके जो है मौके पर भेजी है। आपको बता दें कि सिरोही महकमा जो है चिकित्सा महकमा जो है 340 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है और जो है किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बीमारी भी सामने नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि मच्छर के काटने व गंदगी से जो है मलेरिया होना पाया गया था। अब इसको लेकर जो है प्रशासन और गांव के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने आसपास में सफाई व्यवस्था को सुचारू करें व किसी प्रकार की गंदगी में न रहें। वहीं 3 बच्चों की मौत पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि मलेरिया गंदगी में रहने से मच्छर के काटने से हुआ। अगर समय रहते पीड़ित डॉक्टर के पास चला जाता तो उनका इलाज हो जाता, लेकिन अशिक्षा और लापरवाही के चलते बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीमों को नोटिस जारी किया है और ग्राउंड लेवल पे जो एएनएम है उसको भी जारी किया है। तो निश्चित रूप से जो इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार फील्ड में मुस्तैद रहें, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीजन है और माननीय मंत्री महोदय को साफ निर्देश है। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक मौत होती रही, फिर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और अगर समय रहते मौसमी बीमारी से बचने की जागरूकता अभियान चलाया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर कमिश्नर झांसी मंडल और डीआईजी झांसी रेंज की शुरुआती जांच की रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक वार्ड के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जांच रिपोर्ट में मामले को एक्सीडेंटल बताया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर विभाग की जांच में साफ होगी। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि अग्निशमक से आग बुझाने की कोशिश की गई थी। स्विच बोर्ड की आग को पैर से बुझाते वक्त एक वार्ड नर्स के पैर तक झुलस गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही वार्ड के अंदर था। घटना के 8 से 9 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंची। रात 10:26 पर आग लगी और आग बुझाने की कोशिश कर 3 मिनट बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। कॉल के 8 मिनट में दमकल पहुंचा। कॉल के 9 मिनट के अंदर यूपी 112 मौके पर पहुंची। भगवान राम की नगरी में श्री राम के विवाह के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। मां जानकी के द्वार से रामलला की जन्मस्थली पर तिलक लगाया गया है। 26 नवंबर को भगवान रामलला की बारात गाजे बाजे के साथ मां जानकी के नगर के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिसंबर को राम बारात जनकपुर पहुंचेगी और 4 दिनों में मांगलिक कार्यक्रम के बाद 9 दिसंबर को अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। इतना ही नहीं, भगवान राम मां जानकी के विवाहोपरांत 10 दिसंबर को अयोध्या आएंगे तो साकेत महाविद्यालय से अयोध्या नगर में चारों भाई और मां जानकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन कार सेवकपुरम में होगा। 1 मिनट के लिए आ जाइए, सभी लोग रहेंगे साथ में। टहल लीजिए सर, बस एक मैं आ रहा हूं, फिर उधर से आता हूं। वहीं चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने श्रद्धालु के लिए बद्रीनाथ धाम बंद कर दिया गया है। शंकराचार्य आज कुबेर उद्धव की मूर्ति पांडुकेश्वर जाएगी। मंगलवार को शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ पहुंचेगी। रविवार को रात ठीक 9:07 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल के लिए 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो गई है। कपाट बंद होने के मौके पर धाम में लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंटल फूलों से सजाया गया है। नालंदा की राज्य खेल अकादमी राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरे हाफ में नवनीत कौर और दीपिका के गोल ने भारत को शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में अपनी सभी मैच जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। 19 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम की भिड़ंत जापान के साथ होगी।
भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार फॉर्म जारी है। सभी की निगाहें अब सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हुई हैं। और डिग्नेटरी से मिलते समय भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस और मोराल बहुत हाई है, क्योंकि अब तक सलीमा तेते की अगुवाई वाली इस टीम को कोई भी टीम रोक नहीं पाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता ठगी के शिकार हो गए हैं। दरअसल पहली बार एक मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने 25 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता से ठगी, 25 लाख रुपए ठग लिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता पुलिस में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें लालच दिया और वो उनके जाल में फंसने से नहीं बच पाए। ठगों ने उन्हें किसी आयोग में अध्यक्ष या फिर सरकारी महकमे में बड़ा पद दिलवाने का झांसा दिया था और इसके एवज में 25 लाख रुपए मांगे। जगदीश पाटनी का भी उन पर विश्वास कहीं न कहीं गहरा होता जा रहा था। वो भी उनकी बातों में आ गए। ठगों ने उनसे 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। कैसे इस ट्रैप में फंसा? एक ट्रैप होता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं तो किसी में फंस नहीं सकता हूं या मेरे पास अलग से कोई एक्स्ट्रा पावर है। आजकल तो तरह तरह के ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे प्रलोभन है। एक आध साल पहले की बात है, तो प्रलोभन में किसी बंदे ने मुझे मिलाया था और पहले किसी चीज के बारे में उन्होंने प्रलोभन दिया था, तो क्योंकि समय का कुछ वो नहीं होता है और उस प्रलोभन में मैं आ गया। शहर कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी शिवेंद्र प्रताप का उनके घर आना जाना था। शिवेंद्र ने उनकी मुलाकात दिवाकर गर्ग और जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश से करवाई। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी पहचान रसूखदारों के साथ होने की बात कही और जल्दी ही उनका काम कराने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद काफी समय तक बात आगे नहीं बढ़ी। जगदीश पाटनी का आरोप है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। बाद में जगदीश पाटनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। एसएसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के आचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर का चुनाव चल रहा था, उसी समय से इनकी बात हुई थी कि हम लोग आपके इसमें मदद कर देंगे। और बाद में ये जब सब कंप्लीट भी हो गया तो उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा था हम वापस कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बाद में कोई बोला चलिए अब ये नहीं सही तो हम आपको कुछ और आगे देख लेंगे, कोई आपको सरकारी पद दिला देंगे। बस ये प्रलोभन था, पैसा नहीं देना था उनको, कुछ न कुछ देना था। और चूंकि मैं भी इंतजार करता रहा चलिए किस बहाने मुझे पैसे मिले, तो पैसे मिलने में काफी विलम्ब हो गया। दैट्स व्हाई ये मामले में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें टोटल 5 नाम आए हैं अभी तक। उन 5 पे ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इन लोगों का अकाउंट वगैरह भी देखा जाएगा, जो भी पैसे वगैरह ट्रांसफर हुए? जैसे जैसे विवेचना होगी, अभी मुकदमा लिखा गया है, इसमें सारी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, कौन व्यक्ति हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, सारी चीजें देखिए। जगदीश पाटनी बरेली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यूपी पुलिस से सीओ पद से रिटायर हुए हैं। इन दिनों ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। जगदीश पाटनी भी खुद के साथ हुई ठगी से बेहद परेशान हैं। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी दी गई रकम वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।